योगेश, तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करूंगा मैं। हाँ योगेश। ओके सर, ठीक है। करो स्टार्ट। करो, स्टार्ट करो। तो सर जो हम चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। ठीक है। तो जो सबसे पहले हमें दो टर्म समझनी है कि फ्लोरीमेट्री होती क्या है और एक एनालिसिस होती क्या है। तो एनालिसिस हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एनालिसिस का मतलब क्या है? सिंपल से जो टर्म है, एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की जब हम डिटेल स्टडी करते हैं। अब डिटेल स्टडी में या तो हम उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे या उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो उस चीज को हम बोलते हैं एनालिसिस। तो एनालिसिस हमारे हमारे पास दो तरीके की एनालिसिस है। एक तो होती है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी एलिमेंट की, अब अगर क्वांटिटी करें, फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। फ्लोरीमेट्री एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लोरीमेट्री एनालिसिस को समझने के लिए सबसे पहले हमको दो टर्म समझना है, एक तो फ्लोरीमेट्री और एक एनालिसिस। तो सिंपल जो टर्म है एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपाउंड की अगर हम डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं, उसी डिटेल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का मोलिकुलर स्ट्रक्चर, किसी किसी भी एलिमेंट का या तो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे या फिर उसकी कंसंट्रेशन के बारे में हम बताएंगे। तो वो उसकी एनालिसिस हो जाती है। अब एनालिसिस सब जानते हैं कि दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है उसमें किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी के बारे में पता लगेंगे, कितनी क्वांटिटी में हमने लिया है। ठीक है। और जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसकी क्वालिटी के बारे में, कि किस क्वालिटी का हमने जो एलिमेंट है और जो में हमारा सब्सटेंस है वो है। तो ये सिंपल टर्म होगी एनालिसिस का मतलब। अब दूसरी टर्म आती है हमारी फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी। वो टर्म है ल्यूमिनिसेंस। ठीक है। तो ल्यूमिनिसेंस का सीधा सा मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस है हमारे पास, वो सब्सटेंस कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ना, कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है जिसकी वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने, जिसकी वजह से वो इमिशन कर रहा है लाइट का। और लाइट इमिशन, एनर्जी इमिशन होने की वजह से वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, ये शाइनिंग कर रहा है। तो उसको हम सिंपल से टर्म बोलते हैं ल्यूमिनिसेंस। अब इस ल्यूमिनिसेंस के अंदर दो टर्म आती है, एक तो आती है हमारी फ्लोरोसेंस और एक आती है हमारी फोस्फोरेसेंस। ठीक है ना। तो फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस को समझने के लिए हमें करना है सिंपल, फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस दोनों में शाइनिंग होगी, लेकिन जो इनके बीच का मेन डिफरेंस होगा, फ्लोरोसेंस में क्या होगा, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, अगर वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइमल्टेनियसली वो क्या होगा, वो लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रुक के वो साइमल्टेनियसली उसकी एनर्जी को वहां से हटा देगा, मतलब वो लॉस करना स्टार्ट कर देगा उसकी एनर्जी को और वापस से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन और इमिशन का जो प्रोसेस चलता है यहाँ पे साइमल्टेनियसली चलता है, और इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। लेकिन अगर हम फोस्फोरेसेंस की बात करें तो फोस्फोरेसेंस को हम दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि एक तरीके का डिलेड फ्लोरोसेंस होता है। और इस डिलेड फ्लोरोसेंस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, जब हम उस पे से लाइट का सोर्स हटा देते हैं उसके बाद भी वो क्या करता है, कंटिन्यूअसली शाइनिंग करता रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डिलेड फ्लोरोसेंस। तो इसको बोलते हैं हम फोस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंस की अगर हम बात करें तो एक टर्म और है, चलो उसको प्रिंसिपल में बताऊंगा सर। जो फ्लोरोसेंस में जो टाइमिंग रहती है, जो इसकी टाइम रेंज रहती है मोलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट होने की और एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आने की जो टाइमिंग रहती है, जो टाइम रेंज होती है वो 10⁻12 टू 10⁻9 सेकंड होती है। और इसलिए ये बहुत कम समय के लिए, जैसे हमने सोर्स किसी भी लाइट का सोर्स, हमने लाइट सोर्स दिया सब्सटेंस को, जैसे उसके ऊपर पड़ी तो ये बहुत कम सेकंड का डिफरेंस है। इसकी वजह से जैसे हम लाइट सोर्स हटाते तो ये करना बंद कर देता है। लेकिन फोस्फोरेसेंस की जब हम बात करते हैं तो फोस्फोरेसेंस में क्या होता है, जैसे हमने लाइट सोर्स लगाया तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी वो एनर्जी रिमूव करने की यानी कि लॉस करने की बात आती है ना, तो बिल्कुल धीरे धीरे एनर्जी लॉस करता है। और ये एनर्जी फ्यू मिनट्स में भी वो लॉस कर सकता है, इसलिए हमें थोड़ी देर तक चमकता हुआ दिखता है। फ्यू हार्स में भी वो रिमूव एनर्जी का लॉस कर सकता है, या कुछ दिनों तक भी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है, इसलिए वो ज्यादा देर तक फोस्फोरेसेंस को शो करता है। ठीक है ना। तो हम फ्लोरोसेंस की अगर सिंपल से बात करें एक डेफिनेशन के टर्म में, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके का एक सिंपल फिनोमिना होता है। इसमें कोई भी सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करके उस सब्सटेंस के जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो क्या करेंगे, एनर्जी को इमिट करके वापस से क्या हो जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। तो उसको हम बोल देंगे फ्लोरोसेंस। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं आते हैं। अब ग्राउंड स्टेट में क्यों नहीं आते,
डायरेक्टली वो मैं आपको बताऊंगा उसके प्रिंसिपल, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी फोस्फोरेसेंस। अगर फोस्फोरेसेंस की हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन में एक फिनोमिना होता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, और लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब हम उसका लाइट सोर्स हटा देंगे फिर भी वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली शाइनिंग करता रहेगा, तो उस टर्म को हमने बोल दिया फोस्फोरेसेंस। ये तो सिंपल सी बात है हमारी। फ्लोरोसेंस फोस्फोरेसेंस की बात होगी, ये किसके अंदर आते हैं, दोनों ल्यूमिनेसेंस के अंदर। तो ये हो गया फ्लोरीमेट्री के बारे में, और अलग से बताते हैं एनालिसिस के बारे में। अब दोनों टर्म को जब हम कंबाइन करते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस, तो उसका टर्म क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस का यूज करके, फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस जो टर्म पड़ी ना ल्यूमिनेसेंस में, इन दोनों टर्म का यूज करके हम किसी भी अननोन सैंपल की अगर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन हो गया फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका प्रिंसिपल। फ्लोरीमेट्री में एनालिसिस का मेन प्रिंसिपल होता क्या है, तो प्रिंसिपल में हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में है, प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल है वो सिंपल से ग्राउंड स्टेट में है, अभी उस पर कोई भी हमने लाइट सोर्स नहीं डाला है, कोई भी उसको बाहर से हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी है, तो वो ग्राउंड स्टेट में। अब सबको ये लगता है कि ग्राउंड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल है तो उसके पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो ग्राउंड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसके पास खुद की भी अपनी एनर्जी होती है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में उसके पास एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी है, उसके पास खुद की वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, उसके पास खुद की रोटेशनल एनर्जी भी होगी, और उसके पास खुद की इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी। ये तीनों एनर्जीज उसके पास होती है कोई भी जब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये तीनों एनर्जी लिमिटेड अमाउंट में होगी। लेकिन जैसे अब हम क्या डालेंगे इस मॉलिक्यूल के ऊपर, या इस जो भी हमने मॉलिक्यूल लिया है, जो भी हमने एलिमेंट लिया है, उसके ऊपर जब हम एक्सटर्नल एनर्जी डालेंगे, कोई भी एनर्जी इसके ऊपर डालेंगे, तो इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, वो तीनों क्या होंगी, बढ़ेंगी। वो तीनों बढ़ने की वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ेगी, रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो भी हमारा ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल था उसने उसके इलेक्ट्रॉन्स ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया लाइट एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना। लेकिन व्हेन लाइट, और जैसे हमने लाइट एनर्जी को वापस हटाया, तो लाइट एनर्जी हटाने की वजह से क्या होगी, वो जो इलेक्ट्रॉन है वापस अपनी एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट कर देंगे, लॉस करना स्टार्ट कर देंगे, वापस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ये इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है। लेकिन मैंने बताया था कि प्रिंसिपल में हम एक और चीज बताएंगे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के बाद और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के बाद एक और टर्म बीच में आती है, वो चीज होती है हमारी ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है ना। दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट, अब जो यहाँ पे फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस का ना वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा सर। तो इसमें फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस का कैसे क्लियर होगा, कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं, ग्राउंड स्टेट में जैसे ही हमने उनको लाइट एब्जॉर्ब करवाई, उन्होंने उनके इलेक्ट्रॉन से लाइट एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए। लेकिन अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जो डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में आएंगे, लेकिन वो उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक्साइटेड स्टेट से जाने के बाद पहले ट्रिपलेट स्टेट पे जाएगी, उस ट्रिपलेट स्टेट पे जाने में उनको थोड़ा कम टाइम लगता है, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट से थोड़ा ऊपर पहले ही आ जाती है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है उस ट्रिपलेट स्टेट पे जाने के लिए। तो वो जो कम टाइम लगता है ट्रिपलेट स्टेट पे जाने के लिए, वो कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻12 टू 10⁻⁹ लगता है। इसलिए ये जो कम टाइम लग रहा है, इसकी वजह से वो जो शाइनिंग कर रहा है, इसीलिए इतना कम टाइमिंग, यहाँ पे टाइम रेंज इतनी कम है, इसलिए ये वहां पे क्या करेगा, फ्लोरोसेंस को शो करेगा, ठीक है ना। हमने बोला था फ्लोरोसेंस में बहुत कम टाइमिंग होती है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या करता है, उसके मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, और डायरेक्टली वापस ग्राउंड स्टेट में नहीं आके कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रिपलेट स्टेट में। तो ट्रिपलेट स्टेट जाने में कम समय लगेगा, और यहाँ पे टाइम रेंज कम है, इसलिए यहाँ पे क्या शो होगी, हमको फ्लोरोसेंस शो होगी। और लेकिन ऐसा, अब ट्रिपलेट स्टेट से वापस वो क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तब पार्टिकल शाइन करना बंद कर देते हैं। ये तो होगी हमारी फ्लोरोसेंस की बात। अब बात आती है हमारी फोस्फोरेसेंस की। उसमें क्या होता है, जो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट से वापस डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जाके वापस से कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट जाने में उसको क्या बहुत ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए क्या करता है, डिलेड फ्लोरोसेंस शो करता है। डिलेड फ्लोरोसेंस का मतलब फोस्फोरेसेंस ये शो करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट और सिंपल सा प्रिंसिपल हो गया हमारा फ्लोरीमेट्री का। और जो भी मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा, अब अगर हम सिंपल सी फोस्फोरेसेंस और बात करें फ्लोरोसेंस की, तो सिंपल सी हम ये समझ सकते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल ज्यादा समय लेकर सीधा एक्साइटेड स्टेट से सीधा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उस चीज को तो हम बोल देंगे फोस्फोरेसेंस। और जो मॉलिक्यूल कम समय लेकर
एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में और ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उसको हम बोल देंगे फ्लोरोसेंस। ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करना है, अब ये तो हमने पूरा प्रिंसिपल पढ़ लिया, लेकिन हमें इससे कंसंट्रेशन कहाँ फाइंड हो रही है। हमने शुरू में फ्लोरीमेट्री एनालिसिस बोला था, तब हमने उसमें सिंपल सी डेफिनेशन में बोला था कि हम क्या कर रहे थे, फ्लोरीमेट्री एनालिसिस एक ऐसी एनालिसिस है जिसमें हम अननोन कंसंट्रेशन, अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पे कई कंसंट्रेशन की बात ही नहीं करी, लेकिन कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मेनली जो यहाँ पे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का जो फैक्टर होता है वो होता है टाइम ड्यूरेशन ऑफ, जो लाइट का जो एलिमिनेशन है ना, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा हो जाता है इसका प्रिंसिपल। फिर उसके बाद आती है हमारे पास कंडीशंस कौन कौन सी है इसके लिए, कि वो ल्यूमिनेसेंस या फोस्फोरेसेंस शो करेगी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ल्यूमिनेसेंस शो करेगी, ऐसी कौन सी चीजें जो फोस्फोरेसेंस शो करेगी या नहीं करेगी। तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस नेसेसरी है। तो मेनली जो सबसे पहली बात है याद रखने के लिए, जो भी कंडीशन फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेसेंस शो कर रही है, तो जो मेन चीज है उसके लिए वो एक ही मेन चीज है कि फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिसके पास भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लोरोसेंस फोस्फोरेसेंस शो करेगा, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेसेंस को शो नहीं करेगा। यानी कि नेसेसरी कंडीशन होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज्यादा फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो इसी चीज को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखते हुए हम उसकी है, जिसमें हम जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन सी चीजें फ्लोरोसेंस शो कर रही है, कौन सी चीजें फोस्फोरेसेंस शो कर रही है, या दोनों चीजें फोस्फोरेसेंस शो नहीं कर रही है या फ्लोरोसेंस शो नहीं कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्बेंसी, ठीक है। अब एब्जॉर्बेंसी, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है, यानी ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमने सिंपल सी चीज बोल दी, पहले भी मैंने अभी वो प्रिंसिपल बताया था, जब बताया था कोई भी मॉलिक्यूल है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। कौन करता है एब्जॉर्ब? उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स दो वहां पे है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब, जो एनर्जी को ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से अगर वहां पे फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी भी सब्सटेंस के पास, अगर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वहां पे फ्लोरोसेंस शो करेंगे। ये तो पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज, जो चीजें रेजोनेंस शो करती है, रेजोनेंस में हमने बात की, अगर बेंजीन की अगर हम बात कर ले तो बेंजीन में रेजोनेंस शो होता है। तो बेंजीन में रेजोनेंस शो होता है, रेजोनेंस किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहां पे अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने की वजह से वहां पे क्या हो, रेजोनेंस शो होता है। और वो अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है वहां पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने की वजह से रेजोनेंस ये शो करता है कि वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में होने की वजह से वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और वहां पे भी हमको यहाँ पे ल्यूमिनेसेंस या फोस्फोरेसेंस जो भी है, ये फ्लोरोसेंस वहां पे शो होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी हमको फ्लोरोसेंस शो करते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड फ्लोरोसेंस तभी शो करेंगे जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि हम pyrimidine की बात कर लेते हैं, हम पायरिडीन की बात कर लेते हैं, तो पायरिडीन हमारा क्या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके पास खुद के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। पायरिडीन के अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो खुद के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो खुद क्या, मतलब खुद का रेजोनेंस शो करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसकी वजह से वो फ्लोरोसेंस नहीं कर पाते। ये हम हेटेरोसाइक्लिक सिंपल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करेंगे, रेजोनेंस, खुद का रेजोनेंस शो करने में बिजी रहते हैं, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वहां पे फ्लोरेसेंस शो नहीं कर पाते। लेकिन हमने कंडीशन पढ़ी, अगर हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर वहां पे लगा देते, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, उसको फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा देंगे। फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड होने की वजह से वो क्या कर पाएगा, वहां पे लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वहां पे फ्लोरोसेंस शो हो जाएगी। लेकिन एक और कंडीशन, अगर हम वहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे विड्रॉ कर लेगा, सारे खींच लेगा, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसकी फ्लोरोसेंस पूरी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है, या कम हो सकती है, उसकी फ्लोरोसेंस पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि अमीन हो गया, अमीन हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, है ना, और मिथोक्सी ग्रुप वगैरह, ये सब ग्रुप हो गए जो हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के हिसाब से लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें हमें जो फ्लोरोसेंस है हमारी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हो गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, सारे हेलाइड्स हो गए, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ये सब क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अब उसके बाद एक और कंडीशन आती है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड।
जितने भी पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी फ्लोरोसेंस शो करेंगे। जैसे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड जैसे कि हमारे सारे विटामिन हो गए, विटामिन ए, विटामिन के, डीएनए आरएनए हो गया हमारे, ठीक है। ये भी कंडीशन, ये भी क्या करेंगे, हमारी फ्लोरोसेंस शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके पास भी फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फिर इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से भी ये क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस को शो करेंगे। अब एक और कंडीशन आती है मेटल चीलेट्स। मेटल चीलेट्स, जब कोई भी मेटल चीलेट बनाता है, चीलेट हमको पता ही है, कोई भी ईडीटीए वगैरह हमने चीलेट पढ़ रखे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, हमको फ्लोरोसेंस शो करते हैं। जब कोई भी चीलेट बनता है, कोई भी एलिमेंट जब उसके साथ किसी भी के साथ मिलकर जब चीलेट बनाएगा, ठीक है, जब चीलेशन की फॉर्मेशन होती है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है। और रिजिड होने की वजह से वहां पे जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, फ्री होना चाहिए। वो मॉलिक्यूल रिजिड रिजिड होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फ्लोरोसेंस को शो करेंगे, ठीक है। अब एक और टर्म है क्रोमोफोर्स। अगर वहां पे हम क्रोमोफोर्स क्रोमोफोर्स हमने पढ़ ही रखा है फर्स्ट यूनिट में। क्रोमोफोर्स क्या करते हैं, लाइट को शो करने का काम करते हैं ना, लाइट की इंटेंसिटी को वहां पे बढ़ा देते हैं क्रोमोफोर्स। तो ये क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड में अगर हमने क्रोमोफोर्स लगा दिया तो वो क्रोमोफोर्स क्या करेंगे कि उसकी कंपाउंड की जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसको बढ़ा देंगे। एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ने के बाद वहां पे क्या हो जाएगी, जो फ्लोरोसेंस है वो भी बढ़ जाएगी। फिर तीसरी सबसे लास्ट बात आती है आयनाइजेशन की। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर आयनाइजेशन फॉर्म में है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल आयनाइज, दो फॉर्म होती है, आयनाइज और अनआयनाइज। अनआयनाइज फॉर्म में वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो नहीं करता, लेकिन जैसे हमने उसको आयनाइज कर दिया वो क्या करने लग जाएगा, रेजोनेंस शो करने लग जाएगा। और रेजोनेंस शो करने का मतलब है उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन का मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फ्लोरोसेंस शो करेगा। तो ये सारी कंडीशंस है। सबसे पहले एब्जॉर्बेंसी देखी, फिर उसका रेजोनेंस देखा, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देखे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड देखे, मेटल चीलेट देखे, क्रोमोफोर्स देखे, और उसके बाद हमने आयनाइजेशन देखा। तो ये सब कंडीशन है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी ये एब्जॉर्बेंस जो ये हमारी है फ्लोरोसेंस वगैरह वो शो करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो हमारे फ्लोरोसेंस को अफेक्ट करेंगे। उस फैक्टर उन फैक्टर्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या होता है, जो सारे मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लो जितने मॉलिक्यूल है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेसेंस को शो नहीं करते हैं। वही मॉलिक्यूल फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेसेंस शो करेगा जिनके पास एबिलिटी है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। ये चीज हम शुरू से पढ़ रहे हैं, और लाइट एनर्जी को मॉलिक्यूल में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है कि जो भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो ही फ्लोरोसेंस या फोस्फोरेसेंस शो करेगा। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल में हमें ध्यान रखना है कि जो सारे मॉलिक्यूल है फ्लोरोसेंस फोस्फोरेसेंस शो नहीं करेंगे। केवल वही मॉलिक्यूल फोस्फोरेसेंस शो करेगा, फ्लोरोसेंस शो करेगा जिसके पास क्या होंगे, एब्जॉर्ब करने की पावर होगी। और जो भी एब्जॉर्ब करेगा वो ल्यूमिनेसेंस शो करने लग जाएगा। सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग होता है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में हमने अभी उसमें बता दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको बढ़ा देगा, फ्लोरोसेंस को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्लोरोसेंस बढ़ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अपन ने लगा लिया तो उस कंपाउंड के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सबको विड्रॉ कर लेगा, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फ्लोरोसेंस उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो दूसरा हो गया ये। तीसरी चीज आती है हमारी कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन की जब भी हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन में मेनली एक ही बात आती है, एक तो डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन होती है, और एक तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है। तो कंसंट्रेटेड में क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास चिपके हुए होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल मतलब एकदम कंजेस्टेड होते हैं। लेकिन डाइल्यूटेड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की थोड़ी स्पेस बढ़ जाती है। इसको हम एक तरीके से मैटर हाउ मच द मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, इसमें मैटर नहीं करेगा क्या कितनी कंसंट्रेशन, नाम तो कंसंट्रेशन है लेकिन इसमें ये मैटर नहीं करेगा कि कितनी कंसंट्रेशन में हमारे पास मॉलिक्यूल है। लेकिन मैटर क्या चीज करेगी कि कितने उसके मॉलिक्यूल लाइट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, ये चीज उसका मैटर करेगी। तो अब हम इसको एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक कमरा है जिसमें 3-4 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरा कमरा है जिसमें भर भर के आदमी बैठे हुए हैं, मतलब हिलने डुलने की बिल्कुल भी जगह नहीं, पूरे कंजेस्टेड तरीके से वो पूरे फिक्स भरे हुए हैं, ठीक है। अभी हमने एक डीजे चला दिया, मान लो डीजे चलाने के बाद अभी उनको डांस करने के लिए हम बोलते हैं, तो जिस कमरे में 3-4 आदमी बैठे हुए वो तो अच्छे से डांस करेंगे, पूरे अपने मूव सब दिखाने लग जाएंगे। लेकिन जो कंजेस्टेड जगह है वहां पे अपने जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी जगह पे हिलते रहेंगे, वो अच्छे से मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे। तो मूवमेंट शो नहीं करने की वजह से क्या होंगे, वो मोमेंट शो नहीं करेंगे, तो एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं लेकिन वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके पास इतनी स्पेस ही नहीं है। लेकिन जिस कमरे में 3-4 आदमी, वो आराम से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, तो इससे वो फ्लोरोसेंस को शो करने लग जाएंगे। तो कंसंट्रेशन को जब हम फ्लोरोसेंस की जब रिलेशनशिप देखते हैं तो कंसंट्रेशन के फ्लोरोसेंस के रिलेशन में क्या आती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है कि अगर कम कंसंट्रेशन में है तो फ्लोरोसेंस ज्यादा होगी, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में है फ्लोरोसेंस कम होगी।
अब ये भी चीज मैं बता देता हूँ, ज्यादा कंसंट्रेशन में तो फ्लोरोसेंस कम की हो रही है। भाई मान लो कि हमने एक डब्बे में बहुत सारे मॉलिक्यूल भर लिए, अब इधर से लाइट दी, एक ही साइड से हम लाइट दे सकते हैं, चारों तरफ से नहीं देनी। अगर मान लो चारों तरफ से भी दे दी तो ऊपर ऊपर के जो मॉलिक्यूल है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे। तो वही मॉलिक्यूल जो है जिसने लाइट का एब्जॉर्प्शन करा, बार बार वाले मॉलिक्यूल, वही क्या करेंगे, ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे और वही फ्लोरोसेंस शो करेंगे। लेकिन जो रिमेनिंग उसमें बचे हुए हैं वो फ्लोरोसेंस शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास लाइट एब्जॉर्प्शन हुई नहीं। आगे वालों ने पूरी एब्जॉर्ब कर ली तो पीछे वालों के पास कुछ बचा ही नहीं एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वह फ्लोरोसेंस शो नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि कितने मॉलिक्यूल उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये चीज होती है। तो इसकी इनवर्स की रिलेशनशिप मैंने बता दिया आपको कि 1 अपॉन इसकी इनवर्स की रिलेशनशिप होती है, अगर फ्लोरोसेंस बढ़ेगी, कम कंसंट्रेशन में फ्लोरोसेंस ज्यादा देगा और ज्यादा कंसंट्रेशन में फ्लोरोसेंस कम देगा। फिर उसके बाद अगला फैक्टर आता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैक्टर में हम क्या देखते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम ऑक्सीजन के साथ ले जाते हैं, ये चीज सबको याद है, किसी भी मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीजन के पास लेके जाते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन का काम है किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम। तो ऑक्सीडाइज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होना, जितने भी पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे नहीं बचेंगे और वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने के बाद वहां पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसलिए डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होने के बाद वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पे फॉस्फोरेसेंस वो शो नहीं करेंगे। तो इसका भी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो ऑक्सीजन का भी इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा होंगे तो फ्लोरोसेंस कम होगी, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो फ्लोरोसेंस ज्यादा होंगे। तो इसका भी इनवर्स रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड फैक्टर आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन फोटो डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, देखो, लाइट की अगर इंटेंसिटी, अब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसको एक्साइट करने के लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी या सूटेबल वेवलेंथ की लाइट ही उसको दी जाती है। ठीक है, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी और सूटेबल इंटेंसिटी की लाइट पे ही वो क्या करता है, अपने लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की देनी है। लेकिन फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जो सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट है वो नहीं देके या तो कम दें या फिर ज्यादा दें। अगर कम देंगे तो इतनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा कि क्या वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। और अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर अपन उसको दे देंगे तो जितने भी मॉलिक्यूल है सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है ही नहीं। और उससे उससे भी ज्यादा पावर के हम उसको लाइट दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो फ्लोरोसेंस शो नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा कम भी नहीं देनी और ज्यादा ज्यादा भी नहीं देनी है लाइट, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उसको देनी है। तो मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाने के कारण क्या होगा, फ्लोरोसेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। तो इसमें भी हमें फोटो डिकम्पोजिशन का जो फ्लोरोसेंस से रिलेशनशिप होता है वो भी इनवर्स देखने को मिलता है। अगर फोटो डिकम्पोजिशन अगर वहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो फ्लोरोसेंस कम हो जाएगी, अगर फोटो डिकम्पोजिशन वहाँ पे कम हो रहा है यानी कि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के लिए बचे हुए हैं थोड़े बहुत भी, तब भी वो क्या करेंगे, थोड़ी बहुत फ्लोरोसेंस को शो कर दें। तो ये मेन उसका होता है। फिर चौथा फैक्टर आता है हमारे पास पीएच वैल्यू का। तो पीएच वैल्यू में क्या होता है, अब हम हर एक मॉलिक्यूल की बात करें अलग अलग, तो हर मॉलिक्यूल का जो पीएच वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है ना। हर एक मॉलिक्यूल का पीएच वैल्यू वो वेरी करता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जैसे कि हम फिनोल लेते हैं तो फिनोल को हम तीनों मीडियम में रख सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में क्या होती है, जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 से कम होती है। ठीक है। और जो न्यूट्रल होती है उसमें 7 होती है, और जो बेसिक है उसमें पीएच 7 से ज्यादा होती है। तो अगर हम फिनोल को एसिडिक एनवायरनमेंट में रखेंगे तो फिनोल एसिडिक एनवायरनमेंट में होने की वजह से वो नॉन आयनिक फॉर्म में होता है। अब ये भी फिनोल दो फॉर्म में होता है, आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म में। अगर हम उसको एसिडिक एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो नॉन आयनिक फॉर्म में होगा, अगर हम उसको बेसिक और न्यूट्रल फॉर्म में रखेंगे तो आयनिक फॉर्म में होगा। और अगर अपन उसको एसिडिक फॉर्म में रखेंगे नॉन आयनिक फॉर्म में होगा। अगर कोई भी चीज नॉन आयनिक फॉर्म में है तो फ्लोरेसेंस को ज्यादा शो करेगी। और अगर न्यूट्रल और बेसिक पीएच पे अगर हमने उसको रख दिया तो आयनिक फॉर्म में होगा, और आयनिक फॉर्म में होगा तो फ्लोरेसेंस कम होगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि किसी भी चीज का रेजोनेंस अगर हम उसके आयंस को तोड़ देते हैं उसमें, अगर रेजोनेंस, जैसे वो नॉन आयनिक का होने का मतलब क्या है, उसमें रेजोनेंस शो होने लग जाएगा। और रेजोनेंस शो होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे फ्लोरोसेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, फ्लोरोसेंस ज्यादा शो करेगा। और उसके बाद न्यूट्रल और बेसिक पीएच तो आयनिक फॉर्म में, यानी कि पूरा अरेंज है, वो टूटा हुआ नहीं है कहीं से, तो वो वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगी। रेजोनेंस नहीं होने की वजह से वहाँ पे फ्लोरोसेंस बिल्कुल कम हो जाएगी या फ्लोरोसेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अगला फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर और विस्कोसिटी का। अगर हम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। भाई कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, सूटेबल टेम्परेचर ही चाहिए उसको, सूटेबल टेम्परेचर, प्रेशर या विस्कोसिटी वाली कंडीशन उसको चाहिए। अगर हमने टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, तो उससे जो मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने की वजह से जो उसकी फ्लोरोसेंस है वो कम हो जाएगी। और टेम्परेचर, अगर हमने वही टेम्परेचर का बता दिया। और विस्कोसिटी, विस्कस का मतलब सब जानते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूल ज्यादा विस्कस है ना, तो उसमें इसमें भी इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो इनवर्स रिलेशनशिप, तो अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लोरेसेंस कम होगी,
फ्लोरेसेंस कम होगी, क्योंकि सॉल्यूशन जो हमारा है बहुत ज्यादा विस्कस है। विस्कस होने की वजह से जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वो अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएंगे। सॉल्यूशन विस्कस होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट शो नहीं कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारी फ्लोरेसेंस बहुत कम होगी। तो जो हमारे टेम्परेचर और विस्कोसिटी है उसमें भी हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है फ्लोरेसेंस का। इसलिए अगर हमको अच्छी फ्लोरोसेंस चाहिए तो उसकी टेम्परेचर और विस्कोसिटी हमें ऑप्टिमम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद इम्प्यूरिटीज होती हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस में अगर इम्प्यूरिटीज है, जैसे हमारे पास एक डब्बा है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी भरी हुई है। तो इम्प्यूरिटीज वो सब्सटेंस क्या करेगा, मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, साथ में वो जो इम्प्यूरिटी होती है वो भी क्या करती है, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसकी वजह से जो सारे मॉलिक्यूल है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी लाइट अवेलेबल है ही नहीं। वो क्या करेंगे, जो इम्प्यूरिटीज है वो भी लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेगी, जिसकी वजह से वहां पे फ्लोरोसेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद हम उसमें बेस्ट एग्जांपल लेते हैं आयोडीन की इम्प्यूरिटी की। जिसके पास भी जो भी एलिमेंट जो भी मॉलिक्यूल है उसके पास अगर आयोडीन की इम्प्यूरिटी हमको देखने को मिलती है, तो आयोडीन की कैरेक्टरिस्टिक होती है जितनी भी लाइट रेडिएशन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करने देगा, खुद में खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा सारी सारी लाइट रेडिएशन को, सारी लाइट एनर्जी को, और उस कंपाउंड को क्या कर देगा, फ्लोरोसेंस शो नहीं करने देगा। तो ये इम्प्यूरिटी का आ गया। फिर उसके बाद सॉरी, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया था कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन उसमें कम ज्यादा हो रही है ना, उसको एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन क्वेंचिंग भी बोल सकते हैं। अभी क्वेंचिंग का भी अच्छा खासा मैटर है, वो बताएंगे। तो कंसंट्रेशन मैंने बता दिया, और उसको कंसंट्रेशन वाले फैक्टर को हम एक तरीके से कंसंट्रेशन क्वेंचिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसको क्वेंचिंग का भी सीधा सा मैं बताऊंगा। फिर उसके बाद सेवंथ अगला फैक्टर आता है, लास्ट फैक्टर, केमिकल क्वेंचिंग। केमिकल क्वेंचिंग, अब क्वेंचिंग का सीधा सा मतलब होता है डिक्रीज होना, इंटेंसिटी का कम होना। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसकी वजह से अगर मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी अगर कम हो रही है तो उस चीज को हम बोलेंगे क्वेंचिंग। कोई भी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से अगर इंटेंसिटी कम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्वेंचिंग। अब क्वेंचिंग में हम क्या होता है, क्वेंचिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन हो जाए उसके बीच से भी क्वेंचिंग हो सकती है, या फिर एक होती है स्टैटिक क्वेंचिंग। ठीक है ना, अब कोलिजन क्यों होगा, कोलिजन मैंने बता दिया, अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में पास पास मॉलिक्यूल होंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, आपस में कोलिजन होने लग जाएगा, और पास पास होने की वजह से वो अपनी एनर्जी का एक से दूसरे में ट्रांसफर करते रहेंगे, पर कोई भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो वो क्या करेंगे, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किसके, फ्लोरेसेंस के। और दूसरी बात आती है स्टैटिक क्वेंचिंग। स्टैटिक क्वेंचिंग मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन में एक दो तीन चार चार पांच मॉलिक्यूल पड़े होंगे। अब स्टैटिक क्वेंचिंग में क्या होता है, सारे के सारे मॉलिक्यूल लाइन से क्या कर लेते हैं, अगर सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं तो लाइट को एब्जॉर्ब करके ऊपर चले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, फ्लोरेसेंस शो कर देते हैं। लेकिन स्टैटिक क्वेंचिंग में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में सीधा का सीधा एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये पूरा कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करके एक साथ ऊपर नहीं उड़ सकता, इसलिए क्या होता है, ये एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और उस कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से वहां पे लाइट की जो फ्लोरेसेंस की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने के लिए यहाँ पे हमको मिलता है। तो ये हमारे तीन टॉपिक पूरे हो गए। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ा हमने कौन कौन सी कंडीशन है फ्लोरोसेंस के लिए, तीसरी पढ़ा हमने फैक्टर ऑफ एक्टिंग। अब चौथी जो चीज आती है हमारी, वो आती है इसका पहले एक क्वेंचिंग पढ़ लेते हैं। क्वेंचिंग का छोटा सा एक टॉपिक है। तो क्वेंचिंग मैंने तुमको बता दिया कि इंटेंसिटी, फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी जब कम होती है तो उसको क्वेंचिंग बोला जाता है। अब ये इंटेंसिटी कम क्यों रही है, बहुत सारे फैक्टर की वजह से हो रही है। अभी हमने फैक्टर पढ़ लिया, पीएच की वजह से हो रही है, कंसंट्रेशन की वजह से हो रही है ना, केमिकल सब्सटेंस कोई भी प्रेशर है उसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर की वजह से हो रही है, विस्कोसिटी की वजह से हो रही है। तो इन सब फैक्टर की वजह से किसी भी फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी में कम होना, उसको हम सीधा सा टर्म बोलते हैं क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का सीधा सा टर्म याद रखना, घटना यानी कि डिक्रीज। फिर उसके बाद आती है हमारी इसके टाइप्स। क्वेंचिंग के चार पांच टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा सेल्फ क्वेंचिंग, दूसरा आता है हमारी केमिकल क्वेंचिंग, तीसरा आता है हमारा स्टैटिक क्वेंचिंग, और चौथा आता है हमारा कोलोजनल क्वेंचिंग। तो सबसे पहले हमारी सेल्फ क्वेंचिंग में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन में अगर हम कंसंट्रेशन, तो सेल्फ क्वेंचिंग, अगर हमने केमिकल कंसंट्रेशन क्वेंचिंग पढ़ी थी, वही सेम टू सेम यहाँ पे है। सेल्फ क्वेंचिंग में क्या हो रहा है, अगर हम कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं, सेल्फ क्वेंचिंग में क्या हो रहा है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी सब्सटेंस के अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन की कम कंसंट्रेशन में अगर हमने लिया है, तो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल अच्छे से वो अपनी फ्लोरोसेंस शो करेंगे। और इसमें जो हमें ग्राफ देखने को मिलता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा, यानी कि एकदम वो फ्लोरोसेंस अच्छे से शो करेंगे। लेकिन जैसे हमने उसकी इंटेंसिटी को उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो वही वाली चीज आ जाती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लाइट को एब्जॉर्ब सारे नहीं कर पाएंगे, और पूरा अब एनर्जी का ट्रांसफर होता रहेगा, और मॉलिक्यूल एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। तो इस सिंपल क्वेंचिंग हमने क्या बोलते हैं, सेल्फ क्वेंचिंग। सेल्फ क्वेंचिंग का मतलब है कि एक ही, मतलब एक ही चीज का सोल्यूशन बनाना है हमको, एक ही सोल्यूशन बनाना है हमको,
एक ही सब्सटेंस का सोल्यूशन या कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही सोल्यूशन बनाना है। मतलब पहले अगर फिनोल का बनाया है, उसके जो मोलिकुलर वापस फिनोल में ही कम कंसंट्रेशन का बनाना है, फिनोल में ही ज्यादा कंसंट्रेशन का बनाना है। हमको जो सोल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है, वो चेंज ही नहीं करना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ। फिर उसके बाद आता है हमारा केमिकल क्वेंचिंग। केमिकल क्वेंचिंग मैंने बताई थी किस किस की वजह से। सारी केमिकल क्वेंचिंग अभी मैंने बता दी थी कि जो भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा फ्लोरेसेंस वगैरह शो करेगा, तो वो सब होता है केमिकल क्वेंचिंग में। फिर उसके बाद स्टैटिक क्वेंचिंग मैंने अभी बताई थी, कोई भी मॉलिक्यूल है जो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, केमिकल क्वेंचिंग को शो करने लग देंगे। एक कोलोजनल क्वेंचिंग होगी, कोलोजनल में मतलब टर्म एक ही है क्वेंचिंग का, मतलब वो सारी अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है। अब कोलोजन का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, उसमें मॉलिक्यूल पास पास है, तो वो सारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के बीच में कोलिजन होगा, एनर्जी का ट्रांसफर सारे एक दूसरे में करते रहेंगे, लेकिन कोई भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा पाएगा। तो ऐसी क्विंचिंग को हमने क्या बोल दिया, कोलोजनल क्विंचिंग। अब इसका जो लास्ट टॉपिक आता है वो हमारा सबसे मेन टॉपिक है, वो आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। एक मिनट, इंस्ट्रूमेंटेशन का। कर दिया। योगेश का जो प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया।